नमस्कार दोस्तों, विनय क्लासेज के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारे वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है और वेक्टर अलजेब्रा के पिछले लेक्चर में हमने कंपोजिशन ऑफ वेक्टर को अंडरस्टैंड किया था। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर को अंडरस्टैंड करने के बाद में हमने कुछ कंपोजिशन के लिए 3-4 टूल की बात की थी और उन टूल में से हमने एक टूल का डिस्कशन भी कर लिया था जिसमें हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था। और ट्राइंगल लॉ के बाद में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ हिंदी में बात करें तो इसको हम बहुभुज नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुभुज नियम ट्राइंगल रूल ही है, लेकिन ट्राइंगल रूल में हम ये ध्यान रखते हैं कि हम दो वेक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं, लेकिन पॉलीगन रोल में पॉलीगन लॉ के द्वारा हम दो से अधिक, आसान भाषा में कहें तो दो से अधिक वेक्टर को जोड़ने के लिए हम पॉलीगन रूल का यूज करते हैं। यानी ज्योमेट्रिकली आपको दो से अधिक वेक्टर्स का एडिशन करना है। तो चलिए करके देखते हैं। सपोज एक वेक्टर है P, यहां से एक वेक्टर ले लिया मैंने Q, ये मेरा वेक्टर हो गया कोई R और ये वेक्टर हो गया मेरा S। तो ये मेरे पास कोई 4 वेक्टर हैं। इन 4 वेक्टर को मेरे को पॉलीगन रूल जो है वो लगाकर सोल्व करना है। फिर से बता देता हूं, है ये एक ट्रायंगल रूल ही, लेकिन ट्रायंगल रूल में 2 भुजाएं होती हैं, इसमें 2 से अधिक भुजाएं होती है जिनको हमें जोड़ना होता है। तो हम यूज इसमें ट्रायंगल रूल ही करेंगे इसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। अब इसको करके देखते हैं। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इस P को यहाँ से सेम प्लेन में है, कोप्लेनर है, तो यहाँ से इसको आगे लेके आता हूँ। तो मैंने पैरेलली इस P को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास P वेक्टर। Q में इसके साथ यहीं से जोड़ देता हूँ, इसकी टिप है, इसकी टेल है, तो टेल टू टिप मैंने इसको यहाँ Q को इसके साथ जोड़ दिया है। फिर हम क्या करते हैं, R को पैरेलली यहाँ से यहाँ लेके आते हैं। तो पैरेलली हम R को यहाँ ले आए, तो हमारे पास R वेक्टर आ गया। और फिर हम S वेक्टर को ही यहाँ से ले आते हैं, तो ये हमारे पास हो गया S वेक्टर। अब दोस्तों हमें ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ कहता है कि भाई जो भी आपके पास 2 ओपन एंड्स हैं तो आप उनको क्लोज कीजिए। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इन ओपन एंड्स को क्लोज कर देंगे, इन ओपन एंड्स को क्लोज कर देंगे। तो यहां ये क्लोज हो गए हैं। तो जो हमारे पास ये ओपन एंड क्लोज हुए वही हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया R। तो यहां आप Q स्मॉल ले लीजिए, सारे स्मॉल है तो यहां हमारे पास ये क्या आ गया, कैपिटल R यानी रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसको हम ट्रायंगल रूल से कैसे प्रूव करते हैं वो भी देख लीजिए। पहले इसका रिजल्टेंट लिख लेते हैं। तो इसका रिजल्टेंट R इज इक्वल टू होता है P, पहले आप इसको पहले ट्रायंगल रूल से देखिए फिर इसको प्रूव करके देखते हैं। ट्रायंगल रूल से एक बार इसको प्रूव करते हैं। रिजल्टेंट क्या आता है वही इसका रिजल्टेंट होगा। तो मैं सबसे पहले ये 2 भुजाएं हैं तो इनका रिजल्टेंट यहाँ ले लेता हूँ। तो जुड़ना किधर चाहिए, ये भाई ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये किधर जाएगी, क्लॉकवाइज। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट P प्लस Q। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको रब भी कर सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं इसको चाहे तो, क्योंकि हमारे पास अब इतना ही मामला बचा है। फिर हम यहाँ से ये भुजा लेते हैं, ये भुजा लेते हैं, क्योंकि इसकी टिप इसकी टेल से जुड़ी हुई है, तो हमने ये ले ली इस तरह से। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस ये R वेक्टर। ये हो गया। आप चाहे तो आप इसको भी रब कर सकते हैं, इसकी भी आवश्यकता आपको नहीं है क्योंकि आपके पास डायरेक्ट ये बच गया है। तो R वेक्टर बराबर निकालेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये R वेक्टर वाली क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो R बराबर आपके पास क्या आया, P प्लस Q प्लस R प्लस S। तो ये आपके पास एक रिजल्टेंट आया। और हमने इस रिजल्टेंट को किया कैसे,
रिजल्टेंट फाइंड किया कैसे? तो हमने इस रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए हमारा ट्राइंगल रूल ही यूज किया और हमने ट्राइंगल रूल यूज करके इस पॉलीगॉन को हमने सोल्व कर लिया और हमने इसके लिए रिजल्टेंट फाइंड कर लिया। तो इसके लिए आपको एक दो एग्जाम्पल अपन और लेते हैं ताकि इसको ढंग से समझ लें। सपोज कक्षा 12 के अंदर आप पढ़ के आए हो और जो बच्चे 11th में हैं वो कक्षा 12 में पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसका काफ़ी यूज होता है वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स में अपन पॉलीगन रोल का जो है वहाँ यूज करके देखते हैं। तो हमारे पास सपोज ये कोई एक वायर है, ये कोई एक वायर है, इस वायर में हमारे को करंट एलिमेंट दे रखा है। सपोज यहाँ इस करंट एलिमेंट की वैल्यू है I डॉट dl। ये कोई लेंथ है छोटी सी, उसमें करंट I है। तो इस तरह से इस पूरी लेंथ के अंदर dl लेंथ के कंपोनेंट्स हैं और प्रत्येक कंपोनेंट हेड टू टेल जुड़ा हुआ है। भाई इसका हेड इसके टेल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो जुड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो जुड़ा हुआ है, यानी ये इस तरह के छोटे छोटे जो हैं वो वेक्टर्स काफी जुड़े हुए हैं। तो इन वेक्टर्स को आपको फाइंड करना है। तो वेक्टर को फाइंड करने के लिए फिर आपके पास क्या है, पॉलीगन रूल लगाओ और वेक्टर को फाइंड करो। तो यहाँ पॉलीगन रूल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलस में चले जाएंगे। तो जैसे आपको यहाँ दे रखा है I वेक्टर I डॉट dl वेक्टर, तो आप कैलकुलस यूज करते हैं तो आप यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रल लगा देते हैं और जो भी आता है वो आपका रिजल्ट बन जाता है। तो वो लगाने के लिए आप क्या करते हैं कि भाई यहाँ से इसका ट्राइंगल रूल या हमारे को पॉलीगन रूल क्या कहता है, दो ओपन एंड्स होने चाहिए और दो ओपन एंड्स को मिला दो, दो ओपन एंड्स को मिला दो और दो ओपन एंड्स जहां मिलेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। और आपका समाकलन भी यही काम करता है। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूं तो ये क्लॉकवाइज जो यहाँ से जाएगा तो एंटी क्लॉक, ये इस तरह से जा रहा है, तो ये क्या जा रहा है आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहाँ से मैं अब बात करूं तो ये कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी डायरेक्शन में क्या कर दूंगा, परिणामी की या रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसका आर वेक्टर। तो ये इसका एक छोटा सा आपके यूज भी होता है। इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। फॉर ए क्लोज लूप अगर अपन बात करें, आर्बिटरीली आपके ये तो मान लो लाइन की फॉर्म में था, अगर आपके पास एक इस तरह का एक किसी भी शेप का आपके पास एक क्लोज लूप है और उस क्लोज लूप के अंदर जो है वो करंट इस तरह से जारी है। इस तरह से आपके इसके अंदर करंट जारी है। आपको पूछा कि भाई इसमें से इसका रिजल्टेंट क्या होगा, टोटल करंट का रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप सिंपली क्या कह सकते हो, इज जीरो। हाउ? तो सीधी सी बात है कि भाई ऑलरेडी ये क्या दे रखा है, क्लोज दे रखा है। तो हमारे पास इसके क्लोजिंग पॉइंट्स नहीं है, इसमें हमारे को ओपन पॉइंट दिखे जिसको हमने क्लोज कर दिया। तो इसको ऑलरेडी ये क्लोज हो चुका है। इसका मतलब इसमें करंट जो है वो आपके फ्लो कर रही है, लेकिन उसका कोई भी हमारे पास क्लोजिंग पॉइंट नहीं है। क्लोजिंग पॉइंट नहीं होने के कारण से सारी डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। जो परिणामी है वो विपरीत दिशा में नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए इसको हम r बराबर 0 कह सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड में क्लोज एंड करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये होता है हमारा पॉलीगॉन लॉ। तो दोस्तों पॉलीगॉन लॉ के बाद में आपके नेक्स्ट लॉ जो आता है वेक्टर एडिशन का, वो है पैरेललोग्राम लॉ। मैथमेटिक्स में भी आप इसको यूज कर चुके हैं और अपनी 11th-12th की फिजिक्स में भी आप इसको काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो आप इसको हम दोबारा एज ए रिविजन के तौर पर फटाफट पूरा कर लेते हैं। और जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो अपन उन्हीं की बात कर लेते हैं। सपोज ये कोई एक भुजा दे रखी है, दूसरी भुजा आपको यहां दे रखी है। तो ये आपके सपोज P वेक्टर है और ये आपका Q वेक्टर है। तो P और Q को अगर आप ढंग से देखो तो यहां भी आपके कहीं ना कहीं ट्रायंगल रूल ही लगने वाला है। इन दोनों को अगर मैं बात करूं तो ये यहां टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, यहाँ ये टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। तो आपके जो भी एंगल आएगा वो कहीं ना कहीं यहीं मिलेगा। और
इसकी जो किताबी भाषा है वो यही है कि भाई दो जो एडजेसेंट साइड्स होती है, जो संलग्न भुजाएं होती है, टेल टू टिप या टिप टू टेल जो भी जुड़ी हुई होती है, उन दो संलग्न भुजाओं में से जो आपके डायगोनल या विकर्ण निकलता है वही उस आकृति का परिणामी होता है। तो मैं सपोज इसको यहाँ से आर रिजल्टेंट वेक्टर कह सकता हूँ। यहाँ मेरे एक एंगल बनेगा, उस एंगल को मैं कहूँगा थीटा एंगल। यहाँ से जो मेरा एंगल बनेगा उस एंगल को मैं कहूँगा थीटा वेक्टर। अब मैं क्या करता हूँ कि इस चीज़ को आगे सोल्व करने के लिए हमारे को परिणामी चाहिए, परिणामी के बाद में उसकी दिशा भी चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को सोल्व करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों चाहिए, तभी वो चीज़ जो है वो सदिश राशि होती। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपन इस साइड को यहाँ थोड़ा सा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। तो ये साइड यहाँ ट्रांसफ़र हो गई, तो ये परिणामी मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। इसके पैरेलल में यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसके पैरेलल मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये दो लाइन ड्रॉ हो गई मेरे पास। अब मेरे पास क्या है कि मेरे को एंगल निकालना है परिणामी और पी के बीच का। तो परिणामी आर और एंगल पी के बीच का मेरे पास जो एंगल होगा वो होगा एंगल एल्फा। और यदि मेरे को सदिश क्यू और परिणामी आर के बीच का कोण निकालना है तो वो मेरे पास कोण होगा बीटा। तो कुल मिला के इस डायग्राम में हमारे को दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो आर फाइंड करना है, परिणामी कितना होगा उन दो सदिशों का, और दूसरा हमारे को ज्ञात करना है कि इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा। ऑब्वियसली कोण जो है वो थीटा होगा, लेकिन यदि परिणामी और किसी एक सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना है तो एल्फा, और परिणामी और दूसरे अन्य सदिश के बीच कोण ज्ञात करना है तो बीटा। तो हम एल्फा, बीटा, थीटा और आर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक भुजा के ऊपर एक लंब डालते हैं। तो ये हमने एक लंब डाला और इसको यहाँ से आगे बढ़ाया। चूंकि ये भुजा क्यू है तो इस भुजा को ही हमने आगे ट्रांसफर किया है, तो ये भुजा भी क्या होगी आपका क्यू वेक्टर ही होगी। ठीक है, ये भुजा क्यू है तो ये भुजा आपकी क्या होगी क्यू वेक्टर ही होगी। और ये कोण आपका थीटा है और इस लाइन पे बना है, और ये लाइन यहाँ परपेंडिकुलर आई है और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा थीटा होगा। ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल आपका थीटा होगा। तो यहाँ से आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल रूल लगाएंगे और इसको ज्ञात करेंगे। तो मैं इस त्रिभुज का इस चतुर्भुज का नामकरण कर देता हूँ। तो सपोज ए, बी, सी और डी। हम यहाँ इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन आप अपनी मैथमेटिक्स में भी सीख चुके हो और अब फिजिक्स में भी सीख चुके हो। हमारे को इसमें से काम की चीज़ क्या है, सिर्फ उसी का ही डिस्कशन करना है। और यहाँ मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ n। जब आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो आपको ये जो साइड है, ये वाली जो भुजा है वो आपको क्या मिलेगी क्यू कोस थीटा, और ये वाली साइड क्या मिलेगी आपको क्यू साइन थीटा। तो ये आपको दो चीजें यहां से फाइंड हो गई। अब हम जो है इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं और इस चीज को आगे बढ़ाकर अपन यहां यूज कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। नंबर 1, सदिश का परिमाण। यानी सदिशों का परिमाण। सदिश के परिणामी का परिमाण या मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोल सकते हैं इसको, रिजल्टेंट। यानी सदिश के परिणामी परिमाण का परिणाम
परिणामी परिमाणी का परिणाम। आप इसको इंग्लिश में याद कर ले, ज़्यादा सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट यानी या रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, जो भी है आप इसको, सीधी सी बात, हमारे को रिजल्टेंट आर फाइंड करना है जो इन सदिशों के मैग्नीट्यूड से हमें फाइंड होगा। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। वैसे तो 3 स्टेप की डेरिवेशन है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ये आपको विशेषतः याद रखनी है, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। आपको इस तरीके से सदिशों को जोड़कर उसका परिणाम निकालना है। और नंबर 2, परिणामी की दिशा। यानी रिजल्टेंट आर आया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक कॉर्पेट है। वो कॉर्पेट ये है कि भाई आपके पास यहाँ अल्फा एंगल है और वो अल्फा एंगल जो है वो पी के साथ कितना कोण बनाता है, सॉरी ये आर जो है वो पी के साथ कितना कोण बनाता है वो हमें बताएगा हमारा अल्फा एंगल। सीधी सी बात है। तो इस अल्फा एंगल को हम डायरेक्शन मान लेते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, क्यू साइन थीटा बटा ये पूरा परिणाम P प्लस Q कोस थीटा। ये आपको याद रखना है। बीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, थीटा माइनस अल्फा, आपको क्या मिल जाएगा, बीटा। फिर भी आपको अगर मन में है कि हमें बीटा भी पता होना चाहिए, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, P साइन थीटा बटा Q प्लस P कोस थीटा। आपको सिर्फ इतना ही करना है। फिर अब आप चाहो तो आप थीटा में से अल्फा घटाओगे तो बीटा मिल जाएगा। अगर आपके पास बीटा है तो थीटा माइनस बीटा करोगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा। जो भी आप करना चाहो उससे आप कर सकते हो। तो यहां से हमारे को सदिश का परिणाम और सदिश की दिशा मिलती है। अब अपन एक एग्जांपल के तौर पर देखें कि भाई 2 वेक्टर्स हैं आपके पास। सपोज ये है 3 न्यूटन का फोर्स है और ये जो है वो 4 न्यूटन का फोर्स है। ऑर्थोगोनल है तो 90 डिग्री एंगल है, यानी अभिलंबवत सदिश है, 90 डिग्री एंगल है। यहाँ हमने लगाया तो आपको अब cos 90 का वैल्यू पता होना चाहिए। इसके लिए आप एक कर्व का यूज भी कर सकते हो अगर आपको याद नहीं रहती है तो cos यहाँ से शुरू होता है, इस कर्व से देखेंगे तो, और यहाँ तक चलता है। यानी cos की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है और बाद में रिपीट होती है। तो यहाँ तो आएगी +1 और यहाँ आएगी -1, और ये जो 0 से चला 90 पर पहुंचा तो cos 90 होता है 0। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से मैं अगर बात करूं तो 2pq cos थीटा, तो cos 90 हो गया इन दो सदिशों के लिए। तो यहां से तो ये टर्म 0। अब यहां बचा क्या, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी r स्क्वायर, ये बचा। आप यहां से इन सब की वैल्यू रखोगे और फाइंड करोगे तो जो आपको मिलेगा वही क्या होगा, इसका परिणामी होगा। आप चाहें तो रखकर देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने r स्क्वायर की वैल्यू के लिए रखा तो मेरे पास आया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 का अंडर r बराबर, तो ये मेरे पास आया 5। तो मेरे पास आंसर कितना आया, 5 न्यूटन। अब देखिए ये काम जो है वो अदिशों में नहीं होता है, अदिशों में ये काम नहीं होता है। यहाँ हमने देखा कि 3 + 4, एक पॉसिबिलिटी आई हमारे पास, 3 + 4 को हमने इस तरीके से जोड़ा। जब हमारे पास 90 डिग्री एंगल दिया हुआ था तो हमारे पास रिजल्ट आया 5। दूसरे तरीके से ये 3 + 4 न्यूटन जो है वो 7 भी हो सकता है और 3 + 4 न्यूटन जो है वो 1 भी हो सकता है। ये कैसे हो सकते हैं कि भाई 3 + 4 का योग जो है, यानी सामान्य अलजेब्रा यहाँ लग नहीं रही है, सामान्य अंगणित भी यहाँ नहीं लग रही है। तो 3 + 4 का एक मान तो अभी आपने देखा कि 5 आ रहा है। अभी हम आगे देखेंगे कि 3 + 4 7 भी होता है और 3 + 4 1 भी होता है। तो ये इस तरह का जो है वो जादू जो है, इसको कह सकते हैं मैथमेटिकल मैजिक है। ये मैजिक कहाँ होता है, ये मैजिक हमारे फिजिक्स में होता है, जहाँ ये वेक्टर्स वगैरह हम काम में लेते हैं। तो ये वेक्टर्स में इस तरह की जो चीज है वो काम में ली जाती है। आगे इसको थोड़ा सा हम बढ़ाएं तो अगर अपन बात करें तो हमारे पास
परिणामी का परिमाण आ गया है, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और या परिमाणी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ये आ गया है, और इसकी दिशा भी आ गई है। इसके बाद में इसके कुछ स्पेशल केसेज होते हैं, और वो स्पेशल केसेज भी आपको आने चाहिए, क्योंकि स्पेशल केसेज में ही हम जो है वो आगे का सीखने का मिलता है हमारे को उसमें से ही। और हम देखते हैं कि ये जो हमने अभी जादू देखा है 5, 7, 1, ये किस तरह से आते हैं। तो दोस्तों इसके स्पेशल केसेज हम डिस्कस कर लेते हैं। और स्पेशल केसेज में देखते हैं कि हमारी ये क्या क्या काम आते हैं। तो नंबर 1 पे जो मैं स्पेशल केस डिस्कस करता हूं उसमें है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर यानी समानांतर सदिश। तो समानांतर सदिश की अगर बात करूं तो समानांतर सदिश में थीटा बराबर मेरे पास कितना आएगा, ऑब्वियसली 0 डिग्री आएगा पैरेलल वेक्टर्स में। तो दो पैरेलल वेक्टर्स बना लेता हूं, परिमाण बराबर हो कोई आवश्यक नहीं है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर ये एक सदिश है से पी वेक्टर, और दूसरा सदिश जो है वो परिमाण में थोड़ा ज़्यादा है क्यू वेक्टर। तो स्पेशल केसेज की अपन बात करें नंबर 1 में, तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दो सदिश हैं, पैरेलल वेक्टर है, बीच का कोण कितना है 0 डिग्री है। तो दिशा और परिमाण हमारे को ज्ञात करना है। तो नंबर 1 पर जो है वो हम डिस्कशन कर लेते हैं आर वेक्टर के लिए। तो परिणामी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। चूंकि दोनों वेक्टर पैरेलल है तो थीटा बराबर क्या होना चाहिए 0, और अभी हमने कोस का एक कर्व बनाकर देखा तो यहाँ थीटा बराबर 0 पर क्या आ रहा है +1, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1। तो ये क्या बना आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम पी क्यू। अगर अपन इसको ढंग से देखें तो ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन रहा है। ये दोनों साइड अपन रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आपके पास बचेगा। तो r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू जो है वो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। अभी हमने दो फोर्सेस लिए थे, अभी अपने बात की थी जो पिछले वाले एग्जाम्पल में जो बात की थी उसमें दो रिजल्टेंट आए थे हमारे पास, और उस रिजल्टेंट में से जो हमने 7 रिजल्टेंट निकाला था 7 न्यूटन। अभी वापस एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहाँ करके देखें तो ये एक वेक्टर जो पी वेक्टर है ये आपके पास 3 न्यूटन का, और क्यू वेक्टर जो है वो है आपके पास 4 न्यूटन का। यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे तो r इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, r इज इक्वल टू कितना आएगा P प्लस क्यू, यानी 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इज इक्वल टू 7 न्यूटन। देखिए जब एंगल 0 डिग्री था तब आपके पास 5 न्यूटन फोर्स आया था, और जब आपके पास एंगल 0 है तब आपके पास एंगल आपके पास 0 है, ठीक है, एंगल आपके पास 0 है तो आपके पास रिजल्ट कितना आया 7 न्यूटन। देखिए मैंने एक पीछे भी आपको बताया है कि 3 प्लस 4 का योग हमारे वेक्टर्स में अलग अलग तरीके से आएगा। कहीं आपको 7 मिल रहा है, कहीं आपको 5 मिल रहा है, कहीं आपको 1 मिल रहा है, कुछ भी आपको अलग अलग मिलेगा। तो आप कहोगे सर फोर्स हम बराबर लगा रहे हैं फिर भी हमारे को रिजल्ट जो है वो अलग अलग कैसे मिल रहा है। तो उसके पीछे जो अपन बात करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे में कारण है ये थीटा। इसके पीछे ये रीजन है थीटा कि भाई थीटा आपका कितना है, जितना आपका थीटा होगा उतना ही आपका फोर्स का परिमाण बढ़ेगा। मिनिमम या मैक्सिमम रिजल्टेंट होने के लिए या फोर्स होने के लिए या कुछ भी होने के लिए आपके थीटा यहाँ जो है वो मेंशन रहता है, थीटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
नेक्स्ट जो है वो हम करके देख लेते हैं कि भाई एंटी पैरेलल अगर हो गया तो क्या होगा। वैसे आना चाहिए बाद में, लेकिन एक बार इसको अपन पहले ले लेते हैं नंबर 2 के ऊपर, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो अगर आपके पास एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल होने का मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपके पास 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब वापस वही दो वेक्टर ले लीजिए आप, ये आपका P वेक्टर, ये आपका Q वेक्टर विथ अपोजिट डायरेक्शन। थीटा बराबर कितना है बीच में, एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री है थीटा आपका। निकालो परिणाम, निकालो इसका परिणामी का। तो यहीं से अपन परिणामी का परिणाम निकालना शुरू करें तो आप कहोगे सर आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2pq कोस थीटा, ठीक है भाई। अब आप देखोगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ से कोस थीटा 180 डिग्री आपको अभी बताया था, वापस बता देते हैं। कोस 180 यहाँ आता है तो यहाँ की वैल्यू जो है वो क्या है -1, तो ये क्या हो गया -1, तो यहाँ हो गया ये -2pq। चलिए गौर से देखते हो तो अगेन ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बनता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। या कई बच्चे कहेंगे कि सर ये q माइनस पी का भी तो होल स्क्वायर है, अगर आप इसको q माइनस पी करोगे तब भी यही चीज़ आएगी, बिल्कुल वो भी सही है। तो अभी ये झगड़ा खत्म भी करना अपना ही काम है, तो चलो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अपन रूट करेंगे तो ये आएगा आपके पास p माइनस क्यू और ये आएगा आपके पास q माइनस पी, ये दो बात आई। अब इसमें से स्क्वायर हटा दीजिए, r बराबर p माइनस क्यू और q माइनस पी, ये आपके झगड़े की जड़ होगी कि सर इसमें से कौन सा लें। तो यहां आपको एक बात याद रखना है, विच वन इज लार्जेस्ट। तो यहां आपको ध्यान रखना है r बराबर, ये साइन लगाना आपको। इस साइन का मतलब होता है जो बड़ा होगा छोटा उसी में से ही घटेगा, यानी लार्ज, यानी कि लार्ज माइनस स्मॉल, यानी लार्ज माइनस स्मॉल। कहने का मतलब जो लार्जर क्वांटिटी होगी, जिसका परिमाण ज्यादा होगा, यदि एग्जांपल लें अपन, जो अपने पास एग्जांपल चल रहा है 3 वाला, 3 और 4 के हैं तो 4 में से 3 घटेगा हमेशा, चाहे आप कोई सा भी यहां से फॉर्मूला काम में लो, हमेशा 4 में से 3 ही घटेगा। अच्छा, अब एक चीज आपको मैंने एक बताई थी अभी, जब अपन ने कल लेक्चर शुरू किया था तो उसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि इक्वल और अपोजिट वेक्टर हमेशा वेनिश हो जाते हैं। इक्वल और अपोजिट वेक्टर हमेशा वेनिश हो जाते हैं, उनकी जगह नल वेक्टर आपको रिजल्टेंट मिलता है। अब उसका डिस्कशन करने का टाइम भी आ गया है। सपोज आपके पास वेक्टर जो है इस बार 3 + 4 नहीं है, आपके पास वेक्टर जो है वो 3 और 3 है, यानी ये जो वेक्टर P और Q है ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर ही है। ठीक है, मैं आपको यहां से एक स्पेशल केस बता देता हूं इसका, इसमें भी एक छोटा सा स्पेशल केस भी आप देख लीजिए, काफी जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आती है। इसका ही एक छोटा सा स्पेशल केस है। उस स्पेशल केस में क्या है, इफ P एंड Q आर इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर। इक्वल और अपोजिट का मतलब डायरेक्ट एंटी पैरेलल ही है, आप अपोजिट नहीं काम में लो तो भी ठीक है, लेकिन P और Q आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड यदि इक्वल है तब क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है
तो R इज इक्वल टू P माइनस Q ये दे रखा है, तो P बराबर होगा Q के मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो R बराबर आपके पास परिणामी क्या आएगा 0। यानी इक्वल और अपोजिट वेक्टर हमेशा एक दूसरे को क्या कर देते हैं, वेनिश कर देते हैं। जो अपन ने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी, कल बात बताई थी आपको, उसी बात के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ये इस चीज की ब्यूटी थी और ये केस हमारे को इसमें 180 डिग्री वाले में मिलता है। आगे इसके 2-3 केस और हैं जिसमें हम 60 डिग्री 120 डिग्री इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि भाई ये इस तरह से कैसे प्राप्त होते हैं, इनके बीच में ये आगे वाली शर्तें कैसे लगती है, क्या लगती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।